नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष हसानी है। मैं लेक्चरर हूं जीपीसी जोधपुर में और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर ME 307 सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आज का टॉपिक CPM PERT लेक्चर नंबर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन PERT। अभी तक हम पहले दो लेक्चर्स में CPM और PERT के बारे में देख चुके हैं और PERT के बारे में इस लेक्चर में हम गहराई से जानेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कॉमन फ्रेमवर्क क्या रहेगा PERT और CPM का। जैसा कि हम जानते हैं कि PERT और CPM पूरा का पूरा एक ही टेक्निक पर निर्भर है। इसमें कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो CPM प्रॉब्लम हो या PERT की प्रॉब्लम हो हमें करने पड़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट है डिफाइन द प्रोजेक्ट को डिफाइन करना, देखना कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी। दूसरा, डेवलप द रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज, डिसाइड विच एक्टिविटी मस्ट प्रीसीड एंड विच मस्ट फॉलो। द एक्टिविटीज कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पे एंड होगी, कौन सी पहले आएगी, कौन से बाद में आएगी, उनका रिलेशनशिप। तीसरा, ड्रॉ द नेटवर्क, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेटवर्क बनाएंगे सब एक्टिविटीज को कनेक्ट करते हुए। चौथा, असाइन द टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स टू ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का समय कितना लग रहा है या उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उस पर मार्क करना। पांचवा, लॉन्गेस्ट टाइम ज्ञात करना उस नेटवर्क में, उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल पाथ हमें चाहे CPM का प्रॉब्लम हो चाहे PERT का प्रॉब्लम हो, हमें क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ता है जिसमें सबसे लंबा समय लग रहा हो वो पथ निकालना पड़ता है, क्रांतिकीय पथ। क्रांतिकीय पथ जो होता है सबसे बड़ा पथ होता है और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो ये माना जाता है कि सब जो छोटे कम समय लगने वाले कार्य हैं वो सारे पूर्ण हो जाए। छठा पॉइंट, यूज द नेटवर्क टू हेल्प प्लान, शेड्यूल एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये जो नेटवर्क है किस काम आता है, प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो पिछले दो लेक्चर्स में हम एक चीज़ मिस कर गए थे, डमी एक्टिविटी, इसलिए आज मैंने ये इस लेक्चर में ऐड किया है कि हम समझते हैं कि डमी एक्टिविटी क्या होती है। An activity which does not consume any kind of resource but only depicts the technological dependence is called a dummy activity. ऐसी क्रिया जिसमें कोई समय ना लगता हो यानी शून्य समय लगता हो बट सिर्फ वो ये बताती है कि अगर वो कार्य पूरा हो जाएगा तो इसके बाद दूसरा कार्य हो पाएगा, टेक्निकली वो उस पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ चित्र के अंदर एक सिचुएशन दिखाई है जिसमें A और B जो हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और C जो है डिपेंडेंट है A पर। अगर A हो जाएगा तब C को होना है, और D जो है डिपेंडेंट है A और B दोनों पर, यानी A और B दोनों हो जाएंगे उसके बाद D हो सकता है। तो देखिए एरो के अंदर A से B, A और B कॉन्करेंट एक्टिविटीज हो गई यानी उनको साथ होना है आगे पीछे। C जो है A पर डिपेंडेंट है, B जो है और D जो है A और B दोनों पर है। तो ऐसे में C का पूरा होना ये दर्शाता है कि B चाहे शुरू हो ना हो, C जो है A के खत्म होने के बाद शुरू हो सकता है। अब जब C पूर्ण हो जाएगा तो D पे जाना है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा कि B पूर्ण हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को डमी एक्टिविटी द्वारा कनेक्ट करेंगे। ये इंश्योर करेगा टाइम 0 लेने वाली एक्टिविटी कि मेरे C और B दोनों पूरे हो गए और अब D शुरू हो रहा है, क्योंकि D जो है A और B पे डिपेंडेंट है और C जो है A पर डिपेंडेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए आज का मेन टॉपिक PERT शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। द PERT अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द अनसर्टेनिटीज। PERT टेक्निक क्या करती है, जो भी अनसर्टेनिटी है यानी किसी कार्य को लगने वाला समय ज़्यादा भी हो सकता है, कोई कार्य जल्दी भी समाप्त हो सकता है, तो उसको अकाउंट में लेते हुए 3 तरह के समय ज्ञात किए जाते हैं। पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है मोस्ट लाइकली टाइम, तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम। आइए देखते हैं क्या है ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम। It is the shortest possible time in which the activity can be finished. This is denoted by TO. तो ये वह सबसे कम पॉसिबल समय है जिसमें वो एक्टिविटी फिनिश की जा सकती है, यानी ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव अप्रोच, कितना कम से कम समय में वो कार्य हो सकता है। मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज द एस्टिमेट ऑफ नॉर्मल टाइम, यानी नॉर्मली कितना समय लगता है, या फिर इसको कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस टाइम, यानी अगर किसी कार्य को किया जाता है 50 बार, जो ज़्यादातर उस कार्य को करने में कितना समय लगता है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो मोस्ट लाइकली टाइम होता है।
the activity would take. This assumes normal delay, जिसमें नॉर्मल डिले अकाउंट में ले लिए जाते हैं जो साधारण डिले लगते हैं, और इस समय को डिनोट करते हैं TM से. इट इज मोस्ट लाइकली टाइम TM. तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम. इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट टाइम द एक्टिविटी कुड टेक इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग. ये पूरा सब कुछ नेगेटिव मानते हुए देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा समय से ज़्यादा समय कितना लग सकता है इस कार्य को पूरा होने में. As an optimistic estimate, this value may be such that only 1 in 100 or 1 in 20 will take time longer than this value. This is denoted by TP. यानी ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कार्य की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/100 या 1/20 के आसपास की प्रोबेबिलिटी होगी कि पेसिमिस्टिक टाइम से भी ज़्यादा समय लग जाए उस कार्य को होने में. तो यानी कि पेसिमिस्टिक जो है वो मोस्ट वर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं कि इतना समय इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता. फिर भी 100 में से एक चांस ऐसा बनता है कि इससे ज़्यादा समय लग जाए. इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम. इसका सिंबल है TP. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. जब हमारे तीनों समय निकल जाते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, उन तीनों को यूज़ करते हुए हम एक टाइम निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम. तो वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम. इसका फॉर्मूला देखो नीचे दिख रहा है. TE एक्सपेक्टेड टाइम बराबर TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TP पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम का 4 गुना. यानी वही है टाइम है जो सबसे ज़्यादा बार आना है, इसीलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई किया. ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 है. मोस्ट लाइकली टाइम की प्रोबेबिलिटी 4/6 है, इसलिए उसको ज़्यादा हाईलाइट किया है. तो इन तीनों समय को इस प्रोपोर्शन में ऐड करके 6 से भाग देते हैं तो एक्सपेक्टेड टाइम आता है. इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम और इसकी एक टेबल बनाते हैं हम. इसकी परिभाषा क्या है? एक्सपेक्टेड टाइम, इट इज द एवरेज टाइम एन एक्टिविटी विल टेक if it were to be repeated on larger number of times and is based on the assumption that the activity time follows the beta distribution. यह वो समय है, एवरेज समय, जो कि किसी एक्टिविटी द्वारा लिया जाएगा चाहे उसे कितनी भी बार किया जाए, तो ज़्यादातर समय यही लगेगा. और ये जो निर्धारण है ये किस एजम्पशन पर है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 4 और 1 के रेशियो में. इसके बाद दूसरा एक और वेरिएबल हम कभी कभी कैलकुलेट करते हैं टेबल्स में, जो कि वैसे आवश्यक नहीं है, सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बताया जा रहा है. द वेरिएंस फॉर एक्टिविटी इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बराबर TP माइनस TO डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर. यानी सबसे ज़्यादा लगने वाला समय पेसिमिस्टिक टाइम, सबसे कम लगने वाला ऑप्टिमिस्टिक, उन दोनों का डिफरेंस को भाग देना है 6 से, उसका करना है होल स्क्वायर, वो निकलेगा वेरिएंस का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर. नेक्स्ट स्लाइड. तो आइए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन PERT के ऊपर. न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन PERT. तो यहाँ पे आपको चित्र में दे रखा है कि नेटवर्क ऑलरेडी पहले से गिवन है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, तो उसको मैंने अभी इस लेक्चर से हटा लिया. नेक्स्ट है कि एक टेबल दे रखी है, उसमें जो ये आपका नेटवर्क है इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ABCDEFGHIJK. उनको लगने वाला कम से कम समय नेक्स्ट लाइन में दे रखा है 4 5 8 2 4 6 8 5 3 5 6. उसके बाद उसी तरीके से ग्रेटेस्ट टाइम दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक्टिविटी को होने वाला समय कितना लगेगा, और एक मोस्ट लाइकली टाइम है जो अभी हम तीनों देखते हुए आए हैं, वही तीनों समय आपको टेबल में दे रखे हैं. नेक्स्ट थर्ड लाइन में मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है. तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं. Find the earliest and latest expected time to each event and also calculate the critical path in the network. हमें क्या क्या ज्ञात करना है कि जल्दी से जल्दी और लेट से लेट कितना हर इवेंट को टाइम लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पाथ निकालना नेटवर्क में, और उस क्रांति के पथ में कितना समय लगने वाला है अकॉर्डिंग टू द PERT कैलकुलेशन. ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब हम CPM की क्वेश्चन कर रहे थे तो सिर्फ एक समय दिया होता था, वो होता था मोस्ट लाइकली टाइम. अब हमें यहाँ पर 3 समय दे रखे हैं. अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में. अब हमें जो 3 तरह के समय लिए हुए हैं उसको हमने एक टेबल में फॉर्मुलेट कर लिया. एक टेबल में टास्क लिख दिया, एक में लीस्ट टाइम, एक में ग्रेटेस्ट टाइम, एक में मोस्ट लाइकली टाइम, TO TP TM. अब इसकी मदद से हमने फॉर्मूला लगाया TO प्लस TP प्लस 4 टाइम्स PM डिवाइड बाय 6. ये फॉर्मूले में डाल के हमने हर एक टास्क के लिए उसका एक्सपेक्टेड टाइम ज्ञात कर लिया. जैसे 4 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 5 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 डिवाइड बाय
6 तो आएगा 5.33। ठीक है, इसी प्रकार हमने सारे समय ज्ञात कर लिए इस फॉर्मूले में डालकर। 7.17, 10.67, 3.5, 7, 9.5, 12, 6.33, 5, 8 और 9.17। इन सबको आप आराम से वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके टेबल में नोट कर लें। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या करना है इन वैल्यूज़ का। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, हमने 3 समयों का उपयोग करते हुए एक फाइनल समय निकाल लिया। अब ये वह समय है टी एक्सपेक्टेड टाइम जो कि हमने सीपीएम में उपयोग में लिया था न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यह वो समय है जो हम मार्क कर लेंगे हमारे नेटवर्क पर। अभी आप अर्ली और लेटेस्ट टाइम्स को मत देखिए, पहले हम समय मार्क करेंगे हर एक एक्टिविटी का, ABCDEFGHIJK उनका समय लिख दीजिए। अब हमें ये देखना है, अभी तक जो हम प्रोसेस करते आए हैं, पहले के लेक्चर में भी हमने देखा सीपीएम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। तो हमने क्या किया, इसमें पॉसिबल बिंदु पद देखे, जैसे ऊपर के नेटवर्क में 1 2 3 5 7 8। उसके बाद और क्या पॉसिबल वे है, 1 3 5 7 8। फिर नीचे से 1 4 6 8 और 1 4 5 7 8। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं रास्तों की। तो चारों पे अलग अलग समय है, वो हमने एक्सपेक्टेड टाइम से कैलकुलेट किया। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा वैसे ही उनको ऐड कर देंगे तो पता चलेगा कि 23.5, 28.5, 29.67 और 38.5 38.5 ये अलग अलग समय लग रहे हैं। इसमें जो सबसे लंबा लगने वाला समय है वो है क्रिटिकल पाथ, यानी पथ 1 2 3 5 7 8। ये नोट करने के बाद क्रिटिकल पथ आ गया तो हम उसको मार्क कर देंगे, क्रिटिकल पथ को डबल एरो से नेटवर्क के ऊपर। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप अब क्या है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था आपको सीपीएम पार्ट के सेकंड लेक्चर में, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम वो ज्ञात करना है। इसमें पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि जो भी क्रांति के पथ पर पॉइंट्स हैं उनका अर्ली स्टार्ट पॉइंट और लेट स्टार्ट पॉइंट सेम हो, यानी आप 1 2 3 5 7 8 इस पे डबल एरो वाले पॉइंट्स पे टाइम को मार्क कर दीजिए। जैसे 0 से शुरू हुए, फिर 5.33 पे 2 पे पहुंचे तो उन दोनों समय सेम होंगे। उसके लिए 2 से 3 गए तो 10.67 ऐड कर दिया तो बन जाएगा 16, दोनों उसके समय 16 16 हो जाएंगे। फिर उसके आगे 5 पे गए, 9.5 ऐड कर दीजिए। उसके आगे हम गए तो 3 से 5 गए तो हमने 7 ऐड कर दिया तो 16 और 7 23, तो 23 23 हो गया। फिर 5 से 7 गए तो 23 और 6.33 तो हो गया 29.33 29.33। फिर वहाँ से गए 7 से 8 पे 9.17 ऐड किया तो हो गया 38.5 38.5। तो ये तो हो गया बड़ा ही सरल तरीका 1 2 3 5 7 8 बिंदुओं के लिए। अब बच गए बिंदु 4 और 6 जो कि क्रांति के पथ में नहीं आते। उनके लिए बेस्ट वे है, अगर आपको अर्ली स्टार्ट ई पॉइंट निकालने हैं तो फॉरवर्ड ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, यानी 1 नंबर पॉइंट से शुरू होना पड़ेगा। और अगर आपको लेट स्टार्ट पॉइंट चाहिए तो आपको बैकवर्ड ट्रेसिंग यानी फिनिश पॉइंट से 8 नंबर पॉइंट से पीछे की ओर आना पड़ेगा, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम मिलेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब देखें 4 नंबर पॉइंट का अर्लीस्ट पॉइंट क्या होगा, फॉरवर्ड ट्रेसिंग से अर्लीस्ट पॉइंट आता है। तो 1 से 3.5 ऐड किया तो अर्ली आ गया 3.5। 1 से 4, फिर 4 से गए 6 में। उसके अंदर 4 से आप 6 जाते हैं तो देखिए जाने की 2 पॉसिबिलिटीज़ है। आप या तो 4 5 और 6 ऐसे होकर जा सकते हैं, और आप चाहें तो सीधा 4 से 6। तो क्योंकि वह क्रांतिकीय बिंदु पर 5 नंबर पॉइंट आता है और फिर 6 आता है, तो हमें इसको 5 से 6 वाले बिंदु से निकालना पड़ेगा, क्रांतिकीय पथ से निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमने 4 का भी क्रांतिकीय पथ से निकाला है, 4 का 1 से निकाला है, वैसे ही 6 का भी क्रांतिकीय पथ 5 से कनेक्ट करते हुए निकालना पड़ेगा। क्योंकि 4 खुद एक्टिविटी जो है क्रांतिकीय पथ में नहीं आती, इसीलिए अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट के लिए इनको 4 नंबर के डेटा को हम यूज़ नहीं करेंगे। डेटा यूज़ कौन सा करेंगे, जो 5 नंबर पॉइंट क्रांतिकीय पथ पर है। 5 नंबर पथ पे 23 का समय लग रहा है अर्लीस्ट, तो वहाँ से 5 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 28, यानी E6 का मान आएगा 28। 4 और 6 बिंदु पर हमने E4 और E6 निकाल लिया, 3.5 और 28। आइए अब देखते हैं L4 और L6 कैसे निकालें। क्योंकि हमें लेटेस्ट स्टार्ट पॉइंट निकालना था, हम पीछे से शुरू करेंगे, यानी 8 नंबर पॉइंट से।
8 नंबर पॉइंट पे L8 का मान है 38.5। L8 में से अगर J एक्टिविटी का समय माइनस कर दे 8, तो आ जाएगा L6 यानी 30.5। क्योंकि 8 जो है क्रांतिकीय बिंदु पथ है और 6 नंबर सबसे निकटतम क्रांतिकीय बिंदु पथ, अंतिम बिंदु पथ से इस J एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अब मुझे आना है किस पर? 4 नंबर बिंदु पर। 4 नंबर बिंदु बैक ट्रेसिंग में सबसे 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो 5 से जुड़ा हुआ और 6 से जुड़ा हुआ। 5 क्योंकि क्रांतिकीय पथ पर है और 6 क्रांतिकीय पथ पर नहीं है, इसलिए हम उपयोग 5 का करेंगे, 6 का नहीं करेंगे। 5 पर समय L5 23 है, उसमें से F एक्टिविटी का समय 9.5 माइनस करेंगे तो 13.5 यानी L4 का मान आएगा 13.5 4 नंबर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर CPM और PERT पे। तो PERT का आज हमने न्यूमेरिकल देखा और अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। फिर भी आपका कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।